जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BHIC 131 भारत के इतिहास के बारे में। ये हमारा सेकंड गेस्ट पेपर होने वाला है। पहला गेस्ट पेपर मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद मैं एक गेस्ट पेपर और वन शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो इसमें हम इसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसके बाद अगली वीडियो में भी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अगर आप ये 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इसमें लेफ्ट ओवर हो जाएगा। तो इन 3 गेस्ट पेपर और एक वन शॉर्ट वीडियो से आपके सभी क्वेश्चन एंड आंसर कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया गया है जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उस पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। अब बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। अभिलेख किस प्रकार प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य हैं? प्रमुख अभिलेखों का परिचय दीजिए। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि अभिलेख किस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्य हैं और जो प्रमुख अभिलेख है ना उनका हमें परिचय देना है। तो अभिलेख क्या है? प्राचीन इतिहास के सबसे विश्वसनीय प्रमाणिक स्रोतों में गिने जाते हैं। पत्थरों, स्तंभों, गुफाओं, ताम्रपत्रों तथा धातुओं की पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण लेखों को अभिलेख कहा जाता है। तो अभिलेख किसे बोला जाता है? जो पत्थर पर, स्तंभ पर, गुफाओं के ताम्रपत्रों तथा धातुओं की पट्टिकाओं पर जो उत्कीर्ण किया गया है ना उसको लिखा गया है उनको अभिलेख कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख विद्या भी कहा जाता है। उनको क्या बोला जाता है? पूरा लेख भी बोलते हैं या पूरा लेख विद्या भी बोल सकते हैं। क्योंकि समकालीन स्रोत होते हैं इसलिए इनमें बाद में परिवर्तन की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये क्या होते हैं कि समकालीन स्रोत हैं और बाद में इसमें क्या है परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी कारण इतिहास निर्माण में इनका एक विशेष महत्व है, अपना ये एक अलग महत्व है। तो अभिलेख पहले जवाब देते हैं इसका। अभिलेख किस प्रकार प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य हैं? तो अभिलेख पुरातात्विक साक्ष्य इसलिए हैं क्योंकि ये प्रमाणिक और विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। क्योंकि अभिलेख क्या करते हैं? तत्कालीन शासकों द्वारा खुदवाए जाते हैं। इसमें घटनाओं का प्रत्यक्ष विवरण मिलता है और बाद में इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। दूसरा इसमें क्या है? राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। जो शासकों की उपलब्धियां हैं, विजय है, प्रशासनिक नीतियां हैं, उनकी जानकारी देते हैं। राज्य की सीमाओं और राजनीतिक घटनाओं का पता लगता है। इसी के साथ क्या है? वो सामाजिक और धार्मिक जानकारी देते हैं। कैसे? कि समाज की संरचना कैसे हुई, धार्मिक विश्वास कैसे हुए, विभिन्न धर्मों का विकास का कैसे पता लगा। फिर ये आर्थिक जानकारी भी देते हैं कि कर व्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसा था, भूमिदान कैसा था तथा आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार ये प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य हैं। अब बात करते हैं प्रमुख अभिलेखों का हमें परिचय देना है कि कौन कौन से अभिलेख थे। तो इसमें सबसे मेन अभिलेख है अशोक अभिलेख। तो भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण अभिलेख है अशोक के अभिलेख। तो इनकी विशेषताएं थी अशोक के अभिलेखों की कि ये ब्राह्मणी, खरोष्टी, यूनानी, अरामाइक लिपियों में लिखे गए थे। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। इसमें अशोक की धम्म नीति का वर्णन मिलता है। तो अशोक की जो धम्म नीति है उसके बारे में विस्तार में बताया गया है। इसका महत्व ये है कि मौर्य प्रशासन और धार्मिक नीति की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में इसका अत्यधिक योगदान है। तो ये हमारा अशोक अभिलेख के बारे में था। अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या किया गया है। तो एक बार इसको इस वीडियो के थ्रू देख लेते हैं। तो भारत के सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं जो कि ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी लिपि में है, परंतु अधिकतर की भाषा प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि है। अशोक के अभिलेखों की प्रेरणा ईरानी सम्राट द्वारा मिली है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में किसने किया था? टिपेंथलर ने खोजा था, जबकि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम सफलता प्राप्त की थी। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इसको पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम देव नपियदसी मिलता है तथा पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन और जो अभिलेख है उनमें क्या बोला गया है? देवान पियदसी इसको बोला गया है। इसमें क्या है? जो मास्की, गुजरा, उडगोलम, निट्टूर को मिले 4 ही ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम मिलता है। विलियम जोन्स प्राचीन भारतीय इतिहास का पथ प्रदर्शक मार्ग माना जाता है। इन्होंने ही पहली बार मेगस्थनीज की इंडिका में वर्णित पोलीब्रोथा को पाटलिपुत्र और सेंड्रोस कोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य बताया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है।
अब बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है? विंटेज स्मिथ को जाता है, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। तो इन्होंने क्या है, विंटेज स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। तो इन्होंने क्या किया, कुछ जो अंग्रेज जो थे जैसे कि विलियम जोन्स थे, इन्होंने जो अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋग्वेद को अंग्रेजी में अनुवाद किया। और प्राचीन भारत का इतिहास क्या है, सुव्यवस्थित तरीके से इसमें लिखा गया है। पहला गैर सरकारी अभिलेख है हेलियोडोरस का वेगनगर, जिसे विदिशा अभिलेख बोलते हैं, जिसे विष्णु स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। गरुड़ स्तंभ से दूसरी सदी भागवत धर्म की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार क्या है, ये अशोक के अभिलेख के बारे में जानकारी दी गई है। तो अशोक के अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभिलेख थे, जैसे कि वह जूनागढ़ का अभिलेख। तो जूनागढ़ के अभिलेख से आपको क्या मिलता है, इसमें शासक थे रुद्रदामन। तो जूनागढ़ के जो अभिलेख मिले उसमें शासक थे रुद्रदामन। इसकी विशेषता यह थी कि संस्कृत भाषा का प्राचीनतम विस्तृत अभिलेख माना जाता है। महत्व यह है कि सुदर्शन झील की मरम्मत का इसमें उल्लेख दिया गया है। शक शासन और प्रशासन की इसमें जानकारी मिलती है। इसके साथ ही इसमें क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख भी मिलते हैं हमें। हाथी गुम्फा अभिलेख के शासक थे खारवेल, जो कि हमने ऊपर देखा, और इसका स्थान था उदयगिरी। इसका महत्व ये था कि खारवेल की विजय और उपलब्धियों का इसमें वर्णन था। कलिंग राज्य के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी थी। फिर इसमें मिलता है हेलियोडोरस स्तंभ लेख। तो हेलियोडोरस स्तंभ लेख है वो क्या है, ये इसमें स्थान के बारे में बताया गया है कि ये विदिशा स्थान से था। इसकी विशेषता यह थी कि एक महत्वपूर्ण गैर राजकीय अभिलेख था, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित था। इसका महत्व ये था कि भागवत धर्म के विकास का प्रमाण मिलता है। भारत और यूनान के सांस्कृतिक संबंधों की जानकारी मिलती है। फिर इसी के साथ क्या है, नासिक के अभिलेख मिलते हैं, जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी को देखने को मिलता है। इसका महत्व ये है कि सातवाहक वंश के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस वीडियो में हम देखें भी गए। और राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का हमें इसमें वर्णन मिलता है। फिर हमें देखने को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। वो क्या है, इसमें शासक थे समुद्रगुप्त, इसके रचनाकार थे हरिसेन। इसका महत्व यह था कि समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। गुप्त साम्राज्य के विस्तार का स्रोत मिलता है। फिर ऐसे ही हमें क्या मिले, ऐहोल अभिलेख भी मिले। फिर इसके साथ भीतरी अभिलेख मिले, एरन अभिलेख मिले। एरन अभिलेख की विशेषता ये थी कि सती प्रथा का प्राचीन अभिलेख ही प्रमाण माना जाता है और सामाजिक इतिहास के अध्ययन में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये बहुत सारे हैं जो हमें अभिलेखों की जानकारी देते हैं। तो जो इसके अतिरिक्त जितने भी अभिलेख हैं ना, उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो सम्राट अशोक तो हैं ही, इसके अलावा बहुत सारे शासक ऐसे थे जिन्होंने अभिलेख लिखवाए थे। तो अभिलेखों का महत्व भी तो होता है ना कुछ, जैसे कि राजनीतिक इतिहास, प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक गतिविधियाँ, सामाजिक संरचना और आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक विकास, विदेशी संबंधों के बारे में ये हमें जानकारी देते हैं। इन विषयों से संबंधित सारी जानकारी इन अभिलेखों के थ्रू प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पाषाणकालीन 3 संस्कृतियों पर तुलनात्मक लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, पाषाण युग की 3 संस्कृतियों, जो कि कौन सी है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, इसका हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। आपको इनके समय जीवन शैली, औजारों, भोजन, निवास, आर्थिक गतिविधियों तथा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की तुलना भी प्रस्तुत करनी है। तो इसके परिचय की बात करें तो परिचय कैसा होगा, जो पाषाण युग है वो मानव इतिहास का सबसे प्राचीन चरण माना जाता है। इस काल में मनुष्य क्या करता था, पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। भारत में पाषाण युग को मानव जीवन में हुए परिवर्तनों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि क्या, पहला है इसका पूरा पाषाण काल, फिर इसमें दूसरा कौन सा है, मध्य पाषाण काल, और थर्ड हमारा कौन सा है इसमें, नवा पाषाण काल। 3 कालों में इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं एक एक करके। इसमें पहला है सबसे पहला पूरा पाषाण काल। तो इसमें समय कौन सा है, तो पूरा पाषाण काल का कुछ ना कुछ तो समय होगा। तो यह लगभग 20 लाख वर्ष, कहाँ, 20 लाख वर्ष से पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, ये क्या है हमारा इस समय तक का समय अंतराल है पूरा पाषाण काल का। इसकी विशेषताएं क्या हैं कि ये मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। पत्थर के बड़े और क्षुद्र औजारों का उपयोग होता था। लोग गुफाओं और प्राकृतिक आश्रयों में रहते थे। ऐसे नहीं था कि मकान बना के रहते थे, नहीं, पत्थरों या फिर गुफाओं में रहते थे। लोग गुफाओं और प्राकृतिक आश्रयों में रहने के साथ साथ आग की खोज इस काल का सबसे महत्वपूर्ण। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, आग की खोज हुई थी।
शिकार, मछली पकड़ना और जंगली फल संग्रह इसके प्रमुख कार्य थे। इनके प्रमुख स्थलों की बात करें तो पूरा पाषाण काल में प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? भीमबेटका, कुरनूल, हसंगी, पुणे, नासिक क्षेत्र इसमें क्या था? पूरा पाषाण काल में आते हैं। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल का टाइम क्या था कि इसमें इसका समय था 12,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, इसका ये समय काल था। इसकी विशेषता क्या थी मध्य पाषाण काल की? यह पूरा पाषाण काल और नवा पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और शुष्क होने लगी थी। सूक्ष्म पत्थर के औजारों, जो कि माइक्रो छोटे छोटे औजार थे, वो विकसित हो गए थे। शिकार के साथ साथ प्रारंभिक पशुपालन के प्रमाण भी मिलते हैं कि इसके साथ साथ क्या करने लगे थे? पशुपालन भी करने लग गए थे। कुछ स्थानों पर स्थायी निवासी की प्रकृति दिखाई देती है। मानव ने पर्यावरण के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन किए थे। इसमें स्थानों की बात करें तो कौन कौन से स्थान आते हैं? बागोर जो कि राजस्थान में है, लंगनाज गुजरात में, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में। ये मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थान हैं। अब बात करते हैं नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल का दौर कहाँ रहा था? 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहा था। इसकी विशेषताएं क्या थी कि मानव खाद्य संग्राहक ने खाद्य उत्पादक बन गया था। कृषि और पशुपालक का विकास हो गया था। स्थायी बस्तियों का निर्माण शुरू हो गया था। पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों का उपयोग होने लगा था, क्योंकि उनको डेकोरेशन करने लग गए थे हथियारों की। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण और उपयोग प्रारंभ हो गया था। सामाजिक संगठन और जनजातीय जीवन का विकास हुआ। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। इसमें अगर बात करें तो प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? इसमें थे मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफकराल, चिरांद, हल्लूर, पयमपल्ली, ये इनके क्या है? प्रमुख स्थान थे। तो ये जहाँ पर क्या है हमारे नव पाषाण काल के हमें परिचय मिलते हैं या फिर कुछ ना कुछ इतिहास मिलता है। तो इन तीनों का हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। किस आधार पर कर सकते हैं? इनकी जीवन शैली, इनके व्यवसाय, इनकी औजार, इनकी निवास पे, इनके भोजन पर, इनके सामाजिक संगठन पर, इनके तकनीकी विकास पर, इनके धार्मिक विश्वास पर। इसमें हम अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं कि इनका क्या अंतर होगा। तो सांस्कृतिक विकास पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में कैसा था? तो पूरा पाषाण काल में सांस्कृतिक विकास की बात करें तो गुफा चित्रकला का प्रारंभ हुआ। प्रकृति के साथ सीधा संबंध था। आग की खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? जीवन में स्थिरता आने लगी। नए पर्यावरण के अनुसार अनुकूल हो गए थे। नव पाषाण काल में कैसी सांस्कृतिक विकास था? कृषि क्रांति का विकास हो गया था। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थाओं की शुरुआत हुई। मिट्टी के बर्तनों, संगीत और धार्मिक विश्वासों का विकास हो गया था। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो कि पहले वाले वीडियो में भी किया था, इस वीडियो में दोबारा करेंगे इसको, क्योंकि हर क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के टाइम हर क्वेश्चन को करेंगे, कोई क्वेश्चन इसमें नहीं छोड़ने वाले। तो हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी देनी है। तो इसका परिचय क्या होगा? तो ये छोटा परिचय इसके बारे में, और आप इसको एक्सटेंड करके लिख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम विकसित नगरीय सभ्यता थी, जिसका विकास कब हुआ था? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ था। यह सभ्यता अपनी सुव्यवस्थित नगर योजना, उन्नत शिल्पकला, व्यापारिक गतिविधि, तकनीकी दक्षता के लिए प्रसिद्ध था। इसके भौतिक अवशेष तत्कालीन समाज की उच्च सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें क्या था? हमें क्या क्या देखने को मिला हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताओं में? पहला था नगर योजना, जो कि मार्टिमर, व्हीलर और स्टूपयार्ड आदि पुरातत्वविदों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के नगरों की संरचना और बनावट में एक रूपता थी। प्रत्येक नगर को 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग में ऊंचा दुर्ग, जिसमें शासक और राजघराने लोग रहते थे। दूसरे भाग में शासित और गरीब लोग रहते थे। वहाँ के घर, मंदिर, खलिहान और गलियाँ बिल्कुल वैसी थी जैसी मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा की सभ्यता के किसी अन्य नगर की थी। तो एक हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वह सुव्यवस्थित नगर योजना थी, जिसमें प्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी नगरों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से किया गया था। अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे। पहला था कि उच्च स्थान पर, जो कि दुर्ग और क्षेत्र थे। दूसरा था निचला स्तर, जहाँ पर गरीब लोग या जो जनता रहती थी। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। पानी निकालने की एकदम अच्छी व्यवस्था थी। पक्की ईंटों का व्यापक उपयोग किया जाता था। तो ये प्रमाण हमें मिले हैं। तो इसके महत्व क्या है कि नगरीय योजना तत्कालीन प्रशासनिक दक्षता और वैज्ञानिक सोच को दर्शाती है कि वहाँ पर उस टाइम जो प्रशासनिक दक्षता थी वो कैसी थी, वैज्ञानिक सोच कैसी थी। फिर इसमें क्या थे? विशाल इमारतें थीं,
विशाल सार्वजनिक भवन थे, जैसे कि कैसे बोल सकते हैं आप, हड़प्पा सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें कैसी थी, बहुत महान थी। महान स्नानागार थे, नहाने के लिए क्या थे, बहुत स्नानागार थे। उसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 12 मीटर, 7 मीटर, और गहराई कितनी थी, 3 मीटर। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार इस सभ्यता की सर्वाधिक सर्वाधिक प्रसिद्ध संरचना है कि वहाँ पर स्विमिंग पूल मिले घर में। जैसे कि आज बाथ टब की बात करते हैं ना, खुश होते कि भाई हाँ मैं बाथ टब में नहा लिया, हम वहाँ गए ये गए। उस टाइम इतने बड़े बाथ टब थे जिनकी लंबाई तो 12 मीटर थी, चौड़ाई 7 मीटर थी और गहराई 3 मीटर थी। इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि धार्मिक और सामुदायिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होता था। फिर इसमें बात करते हैं, अन्नागार भी थे। अन्नागार जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े अन्नागार प्राप्त हुए हैं जिसमें अन्न स्टोर किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, अनाज भंडारण के लिए किया जाता है। फिर इसमें आते हैं हमारे आवासीय भवन, जो घरों की बनावट है या फिर आवासीय भवन। इसकी विशेषता ये थी कि अधिकांश घर पक्की ईंटों से बने थे। घरों में आंगन, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था भी थी। कई घरों में निजी कुएं भी थे। घरों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि गोपनीयता बनी रहे, एक दूसरे में क्या है, जो हिडन सिक्रेसी है वो बनी रहे, जैसे आज के घरों में हम बनाते हैं। तो लोगों के उच्च जीवन स्तर को और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। फिर इसमें देखने को मिले मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा सभ्यता के जो बहुत ही अत्यंत विकसित थे, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी के बर्तन वगैरह पाए जाते थे। जो इसकी विशेषता ये थी कि चाक पर बनाए गए बर्तन थे। लाल रंग के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी भी थी, जैसे आज के दिन हम घड़े वगैरह का प्रयोग करते हैं वैसे ही। जो ज्यामितीय आकृतियाँ, पशु पक्षी और वृक्षों के चित्र इसमें अंकित मिलते हैं। थालियाँ, कलश, पात्र और भंडारण इसके प्रमुख बर्तन थे। तो इसका महत्व ये है कि ये बर्तन शिल्प कला और व्यापारिक गतिविधियों के विकास का प्रमाण देते हैं हमें। फिर अगला हमें उस हड़प्पा सभ्यता में क्या है, औजार और उपकरण कैसे देखने को मिले। हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे, जैसे कि तांबे और कांसे की कुल्हाड़ियाँ, चाकू, छेनी, भाले और तीरों के अग्रभाग यूज करते थे। इसकी विशेषता ये थी कि धातु ढलाई की उन्नत तकनीकी विकसित थी। पत्थर के औजारों का भी प्रयोग उस समय जारी था। हड़प्पा सभ्यता में कला और शिल्प से संबंधित क्या मिला है, कला और शिल्प के क्षेत्र में बहुत ही अत्यंत विकसित थे, क्योंकि इनकी कलाकृतियाँ देखने को मिली है। जैसे कि कांस्य नर्तकी, कांस्य पर क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, कांस्य धातु से निर्मित है, उत्कृष्ट धातुकला का उदाहरण है। कांस्य नर्तकी में क्या है, इसमें देखने को मिला कि जो डांसिंग गर्ल है ना, उसकी एक इमेज मिली है, तो इसकी वो कला को दर्शाती है। फिर पुजारी राजा की प्रतिमा मिली है। दाढ़ी वाले पुरुष की प्रस्तर प्रतिमा उच्च कलात्मक कौशल का परिचय है। फिर इसमें क्या है, मरण मूर्तियों, जो पशु पक्षियों एवं मानव आकृतियों की बड़ी बड़ी संख्या में मूर्तियां मिली हैं। धार्मिक और मनोरंजन दोनों उद्देश्य से ये प्रयुक्त होती है। फिर इसकी क्या है, हड़प्पा लिपि सिंधु लिपि देखने को मिली, जिसे हड़प्पा लिपि भी बोल सकते हैं। अभी तक अपठित है, इसे पढ़ा नहीं गया है, इसको पूरी तरह सोल्व नहीं किया गया है। ये क्या है, मोहरों पर अंकित मिलती थी, कि मोहरों पर जो अकृत दिन आज के दिन हम स्टाम्प लगाते हैं वो थे। चित्रात्मक चिन्हों का इसमें प्रयोग किया गया था। लेखन दिशा सामान्य दाएं से बाएं मानी जाती थी, तो इनकी जो लेखन दिशा है वो दाएं से बाएं मानी जाती थी। तो यह विकसित प्रशासन और व्यापारिक व्यवस्था के संकेत हैं। फिर इसका जीवन यापन का स्वरूप कैसा था इन लोगों का। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार पर आधारित थी, जैसे कि इनकी गेहूं, जौ, चावल, तिल, सरसों, मटर की खेती की जाती थी। पशुपालन में क्या करते थे, बैल, भेड़, बकरी, भैंस पाले जाते थे। फिर इसमें व्यापार देखेंगे कि इनका व्यापार कैसा था। व्यापार की बात करें तो ये कपास की खेती, सूती वस्त्र का निर्माण करते थे, मन के आभूषण और धातु का उपयोग करते थे। शंख, पत्थर और धातु से विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी। तो ये हमारे हड़प्पा सभ्यता की हमें विभिन्न परिस्थितियों के बारे में जानकारी देता है। तो भौतिक विशेषता को देखा एक एक करके कि हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषता क्या थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, एकदम इजी स्टोरी की तरह है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। आप पशुपालक समाज से क्या समझते हैं। पशुपालन प्रारंभिक वैदिक लोगों का प्रधान व्यावसायिक कार्य क्यों था। तो इस क्वेश्चन में आपके से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है पशुपालक समाज से आपका अर्थ क्या है या आप क्या समझते हैं। दूसरा पूछा गया है आपसे प्रारंभिक वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय क्यों था। तो आपको 2 आंसर देने हैं इसमें। तो आपको वैदिक समाज की आर्थिक संरचना और पशुधन के महत्व को इसमें स्पष्ट करना है। तो इसमें हम सबसे पहले देंगे परिचय, कि इसका परिचय क्या होगा। इसमें बिल्कुल छोटा आंसर कराया गया है, जैसे मैं बताऊं वैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आपको देना है इसका परिचय, क्या परिचय होगा। तो मैं जैसे बोलूं वो आप ध्यान में रखना। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः पशुपालक और अर्ध घूमंत प्रकृति का था। उस समय लोगों की आजीविका क्या थी, आधार पशुधन था।
गाय, बैल, घोड़े, भेड़, बकरियां केवल आर्थिक संसाधन नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी, समृद्धि के प्रतीक माने जाते थे। इसलिए प्रारंभिक वैदिक समाज को एक प्रमुख पशुपालक समाज कहा जाता है। तो पशुपालक समाज का इसमें देखेंगे अब एक एक करके। पहला परिचय के बाद क्या है इसमें, पशुपालक समाज का अर्थ क्या है। तो पशुपालक समाज वह समाज होता है जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुओं के पालन पोषण पर आधारित थी। इसकी विशेषता ये है कि पशुधन आय संपत्ति का प्रमुख स्रोत थे। लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े, भैंस जैसे पशु पालते थे। जीवन निर्वाह के लिए पशुओं से प्राप्त दूध, घी, मांस तथा अन्य उत्पादों का उपयोग करते थे। ऐसे समाज क्या थे, घुमंतु, जो घूम घूम कर खेती करते थे वगैरह करते थे। अर्ध घुमंतु होते थे, कभी घूम घूम कर करते थे, कभी रह जाते थे। ऐसे समाज क्या करते थे, चरागाहों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, इसलिए क्या थे, घुमंतु और अर्ध घुमंतु थे। फिर दूसरा पॉइंट इसका क्या आएगा, प्रारंभिक वैदिक लोगों का व्यवसाय पशुपालन क्यों था, जो सेकंड का आंसर देना है। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका, भौगोलिक परिस्थितियां ही ऐसी थी। प्रारंभिक वैदिक आर्य क्या करते थे, सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे थे। इस क्षेत्र में विस्तृत घास के मैदान भी उपलब्ध थे। चरागाहों की प्रचुरता के कारण पशुपालन सुविधाजनक माना जाता था। दूसरा इसमें क्या आएगा, कृषि का सीमित विकास। प्रारंभिक वैदिक काल में कृषि अभी विकसित अवस्था में नहीं थी। खेती के लिए आवश्यक तकनीकी और उपकरण पर्याप्त नहीं थे, इसलिए लोग क्या थे, मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर करते थे। फिर तीसरा इसका कारण क्या है, पशुधन। तीसरा कारण है पशुधन ही संपत्ति का मापदंड था। वैदिक समाज में गाय सबसे मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी। व्यक्ति की समृद्धि का आकलन उसके पशुओं की संख्या से किया जाता था। युद्धों का प्रमुख उद्देश्य क्या था, पशुधन को प्राप्त करना था। तो उस टाइम किसके पास ज़्यादा धन है, वो उसके पशुओं से माना जाता था। फिर इसका फोर्थ पॉइंट क्या होगा, घुमंतु जीवन शैली थी इनकी। तो वैदिक लोग क्या करते थे, स्थायी जीवन नहीं जीते थे। वे अपने पशुओं के साथ चरागाहों की तलाश में स्थान परिवर्तित करते रहते थे। इसी कारण पशुपालन उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया था। पांचवा कारण इसका क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। गाय को अत्यंत पवित्र माना जाता था। वैदिक यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में घी, दूध, अन्य उत्पादों का प्रयोग किया जाता था। अनेक वैदिक मंत्रों में गौ संपत्ति की कामना की गई है। फिर इसमें छठा कारण आपका, तो ऋग्वेद में पशुपालन के हमें प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन का सामाजिक और आर्थिक महत्व आपको बता चुका हूँ। अगर इसमें फिर भी बात करते हैं तो पशुपालन का आर्थिक महत्व ये है कि पशु से दूध, घी और उत्पादों की प्राप्ति होती थी। विनिमय का माध्यम था। परिवहन और कृषि कार्य में बैलों का प्रयोग किया जाता था। सामाजिक महत्व ये था कि पशुधन सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं का बहुत महत्व था। आज के दिन दहेज प्रथा में लोग गाड़ी देते हैं, सामान देते हैं, उस टाइम में क्या थे, गाय देते थे कि उसने अपनी बेटी की शादी में उसको गाय दी। उसका राजनीतिक महत्व भी था कि जनजातियों के बीच में पशुधन के लिए संघर्ष होते थे। पशुओं की रक्षा शासकों के महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन, पुरातात्विक साक्ष्य नगरों के विषय में क्या बताते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय नगरों के बारे में पुरातात्विक साक्ष्य से हम क्या जानकारी प्राप्त होती है। साथ में क्या बताना है, पुरातात्विक प्रमाण जो कि साहित्य स्रोतों की तुलना में नगरों की वास्तविक स्थिति को किस प्रकार अधिक विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देना होगा, इस क्वेश्चन का परिचय देना होगा। जैसे मैं बताऊँ वैसे इस क्वेश्चन में आप करते जाना। इसमें सबसे पहले आपको देना है इसका परिचय। तो परिचय क्या होगा, प्राचीन भारत के नगरों में अध्ययन में पुरातात्विक साक्ष्यों का विशेष महत्व है। साहित्य ग्रंथों में नगरों का वर्णन मिलता है जो कि इसकी अतिशयोक्ति और आदर्श रूप में किया गया है, जबकि उत्खननों से प्राप्त अवशेष वास्तविक परिस्थितियों का चित्र है। जो आप साहित्य ग्रंथों में लिखोगे तो उसको बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, लेकिन वास्तविक जो हम उत्खनन कर रहे हैं, पुरातात्विक विभाग देखता है, उसके हिसाब से क्या है, हमें वास्तविक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत होता है। नगरों की संरचना, जनसंख्या, व्यापार, आवास, मुद्रा, शहरी जीवन के अनेक पहलुओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक प्रमाण, ये प्रमाण है, उनसे ही प्राप्त होती है। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो नगरी के विषय में क्या बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों का महत्व बताते हैं कि इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं हमें। तो पुरातात्विक प्रमाणों नगरों के विषय में अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि ये काल निर्धारण में सहायता करते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि ये किस एज से किस एज तक थे। जो उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं में अपेक्षाकृत सटीक काल का निर्धारण किया जा सकता है। इससे नगरों के विकास क्रम को समझना आसान होता है। फिर वास्तविक स्थिति का हमें ज्ञान होता है क्योंकि अगर आप पुरातात्विक साक्ष्य को देखोगे तो साहित्यिक स्रोतों में नगरों की समृद्धि वैभव को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। पुरातात्विक सामग्री नगरों की वास्तविक संरचना और जीवन शैली को प्रमाण देती है। फिर हमें क्या है, प्रारंभिक नगरों के प्रमाण देखने को मिलते हैं।
जैसे कि लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी के अनेक नगर इसमें विकसित होने लगे थे। तो इसकी हेडिंग क्या डालोगे आप, प्रारंभिक नगरों के प्रमाण। तो इसमें प्रमुख नगर थे अयोध्या, कौशाम्बी, श्रावस्ती। इन नगरों के अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए जो शहरी जीवन के प्रारंभिक विकास को दर्शाते हैं। फिर इसी के बाद अगला हमारा क्या होगा, इसमें उत्तरी काली पालिश युक्त मुद्रांड। तो ये क्या होते हैं, उत्तरी काली पोलिस और वाले मुद्रांड ये होते हैं जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के एक विशेष प्रकार के मुद्रांड प्राप्त हुए। जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई जिन्हें उत्तरकाली पोलिश मुद्रांड बोलते हैं, जो कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में कहा जाता है। इसकी विशेषता ये कि बहुत ही चमकदार सतह के थे, उच्च गुणवत्ता के बर्तन थे और विभिन्न नगरों में समान शैली का प्रयोग किया जाता था। इसके महत्व ये थे कि गंगा घाटी में सांस्कृतिक एकरूपता के संकेत मिले, व्यापारिक नेटवर्क के विकास मिले। जो उत्तरकाली पोलिश मुद्राएं मिली वो हमें बहुत ही देखने को उच्च क्वालिटी की रचना थी वो। फिर हमें मुद्रा प्रणाली के प्रमाण देखने को मिले। तो जो मुद्रा प्रणाली है, जो कि पुरातात्विक स्थलों में बड़ी संख्या में पंच चिन्हित सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या है, बहुत सारी हमें मुद्राएं देखने को मिली। जो सिक्के हैं वो सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो क्या है, प्रथम बार सिक्के जो कि चांदी और तांबे से निर्मित थे, विभिन्न प्राकृतिक प्रतीकों से अंकित थे। इन पर सामान्यतः लेख नहीं होता था। तो जो पुरातात्विक स्थलों में बड़ी संख्या में जो पंच चिन्हित सिक्के प्राप्त हुए थे, हमें इसका महत्व ये था कि संगठित व्यापार और विनिमय प्रणाली के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नगरीय अर्थव्यवस्था की प्रगति का प्रमाण मिलता है। फिर हमें इसी के साथ क्या हुआ है कि नगरों की संरचना भी देखने को मिली है कि नगरों की संरचना कैसी थी। घरों में पक्की ईंट, जल निकासी की व्यवस्था, रिंग कुओं का निर्माण था, नालियों का अपशिष्ट प्रबंधन था, जनसंख्या घनत्व थी, सड़कों का सही निर्माण था। तो नगरों की संरचना हमें इसमें देखने को मिलती है। फिर साहित्य विवरणों का मूल्यांकन भी इसमें देखने को मिलता है कि साहित्य सामग्री में क्या क्या संशोधन हुआ। तो इससे क्या प्राप्त हुआ है, हमें नगरों के आकार का पता लगा है। फिर नगर योजना के बारे में पता लगा, महलों और भवनों का स्वरूप हमें पता लगा कि कैसे होते हैं। फिर तक्षशिला का उदाहरण दे सकते हैं कि तक्षशिला के विस्तृत उत्खनन से हमें क्या मिला है, नगरों का विकास क्रमिक रूप में हुआ है। यह लगभग 8वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया है। नगरों के विकास में व्यापार और राजनीतिक स्थिरता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारत पर विदेशी आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा है। तो भारत पर जो आक्रमण हुए हैं उसके कारण प्रभाव को देखेंगे, क्या प्रभाव पड़े। भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव को राजनीतिक, आर्थिक, कला एवं सांस्कृतिक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। तो भारत में जो ईरानी आक्रमण हुए थे उसका जो प्रभाव है क्या है, राजनीतिक, आर्थिक और कला संस्कृति के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीति पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि इसके बाद भी भारत में क्षेत्रीय शासन प्रणाली का आरंभ हो गया था। आर्थिक प्रभाव कैसे देखने को मिला, दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संपर्क को बढ़ावा मिला। कुछ विद्वान मानते हैं कि ईरान में प्रचलित उल्गू सिक्कों का प्रभाव भारत में आहत सिक्कों पर पड़ा। स्काईलेक्स द्वारा समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार वाणिज्य प्रोत्साहित हुआ। तो ये हमें इसमें आर्थिक प्रभाव देखने को मिला। कला एवं सांस्कृतिक प्रभाव कैसे मिला, जो ईरानी लिपि है, जो कि अरामाइक और ईरानी कला के तत्वों का भारत में आगमन हुआ था, जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए थे, वो उत्तीर्ण करने की प्रथा का आरंभ हो गया था। मौर्यकालीन कला पर ईरानी कला का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है। शिलालेख खुदवाने, पत्थर को चमकीला बनाने की प्रथा आदि का हमें इसमें विकास हो गया था। इससे स्पष्ट है कि भारत पर ईरानी आक्रमण के राजनीतिक प्रभाव ना के बराबर है। उसके बाद भी स्पष्ट रूप से आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव हमें देखने को मिले। तो राजनीतिक कम प्रभाव देखने को मिले थे, लेकिन इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव हमें देखने को मिले थे। ईरानी आक्रमण के बाद भारत को यूनानी आक्रमण, सिकंदर मेसिडोनिया के रहने वाला था, जो कि 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर राजा बन गया था, जो फिलीपींस का द्वितीय पुत्र था। भारत पर यूनानी आक्रमण के प्रभाव को निम्न बिंदुओं के रूप में देखा जा सकता है। तो अब हम देखेंगे यूनानी आक्रमण। ईरानी ऊपर देख लिया, अब देखेंगे यूनानी आक्रमण। तो राजनीतिक प्रभाव क्या था इसके, यूनानी आक्रमण का राजनीतिक में विशेष कोई प्रभाव नहीं माना जाता, लेकिन इसके कुछ राजनीतिक प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ प्रभाव तो पड़े हैं। सिकंदर ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अनेक यूनानी उपनिवेश नगर की स्थापना की थी, जैसे कि सिकंदरिया, निक्या, बहु केफला। उसने प्रशासनिक निपुणता का परिचय देते हुए एक सूत्रता को प्रोत्साहित किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने आसानी से जीत कर इन प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये हमारे इसके राजनीतिक प्रभाव देखने को मिले। फिर इस पर आर्थिक प्रभाव क्या थे, यूरोप और भारत के बीच में व्यापारिक संपर्क कायम हुआ और
नए रास्तों की खोज हुई। सिकंदर ने भारतीय क्षेत्र में कई नगर बसाए, जैसे कि सिकंदरिया जो कि काबुल के पास है, बहु केफला जो कि झेलम के तट पर है। भारत में यूनानी मुद्रा के अनुकरण पर डलूक शैली के सिक्के डाले गए हैं। तो ये इसका आर्थिक प्रभाव देखने पड़ा हमारे ऊपर। सांस्कृतिक प्रभाव क्या था? भारत पर यूनानी आक्रमण के बहुत सारे प्रभाव पड़े। दोनों महान संस्कृतियों में विचारों का आदान प्रदान हुआ। यूनानी ज्योतिषी कला का भारत में आगमन हो गया था। जो गांधार कला शैली का विकास हो गया था। मौर्य स्तंभों के सिर पर पशु आकृतियों का निर्माण यूनानी शैली की देन होता है। जो मौर्य स्तंभ है उनके सिर पर क्या है, जो पशु की आकृति है ना, उनका निर्माण यूनानी शैलियों की, जो यूनानी शैली है उनकी देन है। तो इतिहास निर्माण में इन्होंने क्या महत्व दिया? जो सिकंदर की सेना के साथ साथ कई लेखक विद्वान आए थे जिन्होंने भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां लिखकर छोड़ी हैं। आधुनिक काल में प्राचीन भारत को जानने की दृष्टि में यह काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। फिर इससे स्पष्ट है कि ईरानी आक्रमण की तरह यूनानी आक्रमण भी राजनीतिक प्रभाव न के बराबर होने के बाद अन्य दृष्टि से काफ़ी प्रभावी रहा। बुद्ध काल या पूर्व मौर्य काल में ईरानी और यूनानी आक्रमण ने निश्चित ही कई प्रभाव देखने को मिले हैं, लेकिन उपयुक्त प्रभावों के बावजूद भारतीय सभ्यता संस्कृति का मूल रूप पूर्णतः अप्रभावित रहा। इसमें बहुत कम प्रभाव हमें देखने को मिले। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का इसमें वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि जो ग्राम प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी उस टाइम। तो प्राचीन भारत में मौर्यकालीन ग्राम प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेंगे और ग्राम प्रशासन की संरचना कैसी है, ग्राम संघ कैसे हैं, ग्राम वृद्धों और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को इसमें स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का परिचय आप कैसे दोगे। तो इस क्वेश्चन में परिचय में बताएं तो प्राचीन भारत में ग्राम प्रशासन शासन व्यवस्था की आधारभूत इकाई था। मौर्यकालीन ग्राम केवल निवास का स्थान नहीं थे, बल्कि एक संगठित प्रशासनिक इकाई, आर्थिक इकाई भी थे। गांव को पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्ति और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामवासियों द्वारा संचालित संस्थाएं इसमें कार्य करती थी। राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी भी ग्राम प्रशासन में सहयोग करते थे। तो अब इसमें कौन कौन सी व्यवस्था हमें देखने को मिली उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्राचीन काल में हमें क्या देखने को मिला? ग्राम संघ की व्यवस्था देखने को मिली। तो ये आप हेडिंग बना लेना पहली। मौर्यकालीन ग्राम प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? ग्राम संघ व्यवस्था थी। इसकी खासियत ये थी कि ग्राम संघ ग्राम की स्वायत्त संस्था थी। इसका सदस्य कौन थे? ग्राम वर्द, गाँव के बूढ़े लोग थे वो होते थे। गांव के प्रतिष्ठित अनुभवी व्यक्तियों को इसमें स्थान मिलता था। यह संस्था गांव के सामूहिक हितों की रक्षा करती थी। दूसरा हमें क्या देखने को मिला? ग्राम वृद्धों की भूमिका। हेडिंग डाल लेना, ग्राम वृद्धों की भूमिका। ग्राम वृद्ध ग्राम प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनके कार्य क्या थे? ग्राम में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को दंड देना, अपराधी हैं उनको दंड देंगे, जुर्माना वसूलेंगे, स्थानीय विवादों का समाधान करेंगे, सार्वजनिक मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे, जो धार्मिक स्थल है और उनकी संपत्तियों की देखरेख करेंगे। इस प्रकार जो गांव के वृद्ध है वो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के कार्य करते थे। तीसरी हेडिंग इसमें क्या होगी आपकी? सार्वजनिक निर्माण कार्य है। तो ग्राम संघ लोकहित के कार्यों का संचालन भी करता था। प्रमुख कार्य क्या थे? सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव, पुलों का निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, ग्राम की सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। इससे ग्रामों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता था। इसे क्या मिलते हैं? सार्वजनिक निर्माण कार्य बोलते हैं। फिर इसमें है चौथा हमारे गोप की भूमिका क्या थी? जो केंद्रीय प्रशासन से गांवों की देखरेख के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो कि इसमें क्या है? केंद्रीय प्रशासन की ओर से इसमें बताया गया है। एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसे क्या बोलते थे? गोप बोलते थे। इसे गोप बोलते थे। तो गोप की भूमिका बताई है। गोप के प्रमुख कार्य क्या थे? गांव की सीमाओं का निर्धारण, जनगणना करना, भूमि का विभाजन करना, अभिलेखों को तैयार करना, प्रशासनिक सूचनाओं का आंकलन करना। फिर इसमें हमारे पास और क्या थे? कुछ लेखपाल और लिपिक भी थे। इसका छठा पॉइंट क्या होगा हमारा? लेखपाल और लिपिक। ग्राम प्रशासन में लेखपाल और लिपिक की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो क्या करते थे? भूमि अभिलेखों का रखरखाव करते थे, कर एवं राजस्व का लेखा जोखा रखते थे, प्रशासनिक अभिलेख तैयार करते थे, सरकारी सूचनाओं का संधारण करते थे। फिर इसका सातवां पॉइंट हमारा क्या होगा? ग्रामिक, गोप एवं स्थानिक। तो ग्रामिक क्या होते हैं? अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को से संबंधित अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें ग्रामिक जो ग्राम स्तर की स्थानीय अधिकारी होते हैं, ग्राम प्रशासन का प्रत्यक्ष संचालन करते हैं। गोप क्या होते हैं? कई गांवों की देखरेख करता है, भूमि और जनसंख्या संबंधी अभिलेख रखता है। जो स्थानिक है वो कौन होता है? उच्च प्रशासनिक अधिकारी है, जनपद और गांव प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित करता है।
इसके प्रशासनिक कार्य क्या है, 8वां पॉइंट क्या है, इनके प्रशासनिक कार्यों की बात कहें तो गांव की सीमाओं का निर्धारण, भूमि का अभिलेखन, भूमि उपयोग का अभिलेखन करेंगे, आय व्यय का विवरण तैयार करेंगे, कर और राजस्व संग्रह व्यवस्था करेंगे, भूमि अभिलेखों का रखरखाव करेंगे, प्रशासनिक नियंत्रण और निगरानी रखेंगे। फिर इसमें क्या है, गाँव की स्वायत्तता कैसी थी, तो मौर्यकालीन ग्राम प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी स्वायत्तता थी। ग्रामवासी अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान स्वयं करते थे। ग्राम सभा संघ को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था। राजस्व केवल आवश्यक प्रशासनिक नियंत्रण रखता था। स्थानीय स्तर पर न्याय और प्रशासन की व्यवस्था उपलब्ध थी। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो बहुत कम दिया गया है, बिल्कुल छोटा, जैसे मैंने बताया वैसे करना है। आपको पहले ग्राम प्रशासन की मुख्य विशेषता बतानी है, तो ग्राम प्रशासन के जो प्राचीन भारत है हमारा, उसकी जानकारी दो, उसका परिचय दो। फिर इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, इसकी विशेषताओं में सबसे पहले हेडिंग डालते रहना और एक एक करते रहना। सबसे पहले विशेषता थी ग्राम संघ की व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था क्या थी, ग्राम वर्धों की भूमिका थी, क्या भूमिका थी उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते रहना आप। फिर तीसरा आपका क्या आएगा, सार्वजनिक निर्माण कार्य करते थे। फिर चौथा क्या था, गोप की व्यवस्था थी या गोप की भूमिका थी। पांचवा इसमें क्या था, लेखपाल और लिपिक होते थे। छठा हमारा क्या होगा, इसमें ग्रामीण और गोप और स्थानिक होते थे। फिर इसमें सातवां हमारा क्या होगा, प्रशासनिक कार्य होते थे। फिर आठवां हमारा क्या होगा, ग्रामों की स्वायत्तता थी, जो कि इस क्वेश्चन की विशेषताएं हैं, जो कि हमें एक एक करके बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, स्थानीय व्यापारियों तथा कारीगरों का व्यापार एवं शहरीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो प्राचीन भारत, विशेषकर क्या है दक्कन और प्रायद्वीप भारत में क्या थे, व्यापार और शहरीकरण के विकास ने स्थानीय व्यापारियों कारीगरों के जीवन, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया। तो जो स्थानीय व्यापारियां हैं, कारीगर हैं, पर व्यापार और शहरीकरण के प्रभाव कैसे देखने को मिले, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का हमें परिचय। बहुत छोटा क्वेश्चन करवा रखा है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिखेंगे कि इसका आंसर कैसा होने वाला है। तो पहले देखते हैं परिचय। प्राचीन भारत में व्यापार और शहरीकरण की प्रक्रिया ने आर्थिक सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किया। कृषि उत्पादन में वृद्धि, मुद्रा प्रचलन, दूरस्थ व्यापार विस्तार और नगरों के विकास ने व्यापारियों और कारीगरों को नई आर्थिक संभावनाएं प्रदान की। इसके परिणाम स्वरूप उनकी सामाजिक स्थिति, संगठनात्मक शक्ति और आर्थिक महत्व उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो इसमें हमें क्या क्या विशेषताएं मिलती हैं, उन विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो शहरीकरण, व्यापार पर और शहरीकरण पर क्या प्रभाव देखने को मिले, सबसे पहले देखते हैं। इसमें पहली हेडिंग होगी आपकी, व्यापार और शहरीकरण का विकास हुआ। दूसरी पहली शताब्दी ईसा पूर्व से प्रायद्वीप भारत में व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार होने लग गया था। इसका कारण क्या था, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई थी, अधिशेष उत्पादन का विकास था, मुद्रा प्रणाली का प्रसार था, नगरों का उदय था, दूरस्थ व्यापार का विस्तार था। विदेशी व्यापार विशेषकर रोमन साम्राज्य से संपर्क में थे। इसका दूसरी हेडिंग क्या होगी, स्थानीय व्यापारियों का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें जो स्थानीय व्यापारी हैं उनका प्रभाव, इनका प्रभाव कैसे पड़ा, पहला आर्थिक समृद्धि में इन्होंने वृद्धि की। दूसरा क्या हुआ, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि की। तीसरा इन्होंने क्या किया, विदेशी व्यापार में इन्हें लाभ कराया। फिर इसका थर्ड हेडिंग क्या हुई, कारीगरों पर इनके क्या प्रभाव पड़े। तो कारीगरों के प्रभाव पड़े, उत्पादन में वृद्धि हुई, जो नगरों के विकास से हस्तशिल्प वस्तुओं की मांग बढ़ गई, उत्पादन में वृद्धि होने लगी, कारीगरों पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। फिर आय और संपत्ति में इनकी वृद्धि होने लगी थी। फिर तकनीकी विकास आ गया, जो शिल्प उत्पादन की नई तकनीकों का विकास हुआ, वस्तुओं की गुणवत्ता और विविधता में वृद्धि हो गई थी। फिर इसका चौथा पॉइंट क्या होगा हमारा, व्यापारिक और शिल्प संघर्षों का विकास हो गया था। जो व्यापार और शहरीकरण के प्रभाव से क्या हुआ, व्यापारी और कारीगरों के संगठन बनने शुरू हो गए थे, जिसके कारण व्यापारिक संघ, कारीगरों के पेशागत संगठन, उत्पादन और व्यापार से संबंधित व्यवस्था, आर्थिक हितों की रक्षा संभव हो गई थी। पांचवी इसमें हेडिंग हमारी क्या होगी, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आने लग गए थे। पहले क्या स्थिति थी, व्यापारी और कारीगर क्या करते थे, परिवार और जातीय संबंधों के आधार पर कार्य करते थे, आर्थिक गतिविधियां सीमित थी। जो नई स्थिति कैसी बनी कि पेशागत संबंधों का विकास हो गया, व्यापारिक नेटवर्क विस्तृत हो गए, सामाजिक गतिशीलता बढ़ गई। इसकी छठी हेडलाइन क्या होगी, बौद्ध धर्म और व्यापारियों का संबंध हो गया था। व्यापारी और कारीगरों ने बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि बौद्ध धर्म व्यापार और यात्रा को प्रोत्साहित करता था। बौद्ध मठ व्यापारिक मार्गों के निकट स्थित होते थे। व्यापारियों द्वारा मठों को उदारपूर्वक दान किया जाता था। परिणाम क्या हुए, बौद्ध संस्थाएं आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। व्यापारियों और धार्मिक संस्थाओं के बीच में घनिष्ठ संबंध बन गए। फिर इसमें है दक्कन और तमिलकम की स्थिति कैसे बनी। तो इसका अगला पॉइंट कौन सा होगा, सातवां, दक्कन और तमिलकम की स्थिति बन गई थी। जैसे कैसी स्थिति बनी, तमिलकम की बात करें तो स्थानीय विनिमय मुख्यतः क्या होता था, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए था। दूरस्थ व्यापार लाभ सीमित वर्ग तक पहुंचता था।
व्यापारियों की सामाजिक शक्ति अपेक्षाकृत कम होती थी। अब बात करते हैं दक्कन की। तो दक्कन में स्थानीय व्यापारियों की दूरस्थ व्यापार से सक्रिय भागीदारी थी। व्यापार के लाभ समाज के व्यापक वर्गों तक पहुंचाए जाते थे। व्यापारी और कारीगर आर्थिक रूप से प्रभावशाली थे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि जो स्थानीय व्यापारी और कारीगरों पर व्यापार का और शहरीकरण के प्रभाव क्या पड़े थे, इन एक एक प्रभाव को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा था, व्यापार और शहरीकरण का विकास हो गया था। व्यापार बढ़ गया था, व्यापार का विकास हुआ, शहरीकरण का विकास हुआ। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा इसमें कि स्थानीय व्यापारियों पर प्रभाव ये पड़ा कि आर्थिक समृद्धि में हो गई थी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ गई थी, विदेशी व्यापार से लाभ हो गया था। तीसरा प्रभाव क्या पड़ा, कारीगरों पर प्रभाव पड़ा था, जिसमें उत्पादन की वृद्धि हुई, आय और संपन्नता में वृद्धि हुई, तकनीकी विकास हुआ। चौथा क्या हुआ, विकास और शिल्प संघों का विकास हुआ। फिर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन देखने को मिले, बौद्ध और व्यापारियों का संबंध बढ़ने लग गया था। फिर दक्कन और जो तमिलकम की स्थिति थी उसमें परिवर्तन आए, जो कि हमने एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9, तिन्ने की अवधारणा सविस्तार इसकी विवेचना कीजिए। कि तिन्ने का अर्थ, पहले तो आपको जानना होगा कि तिन्ने क्या होता है। तो जो प्राचीन तमिल समाज है ना और संगम साहित्य है, उसमें तिन्ने एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तिन्ने का अर्थ है किसी एक विशेष भौगोलिक परिस्थिति क्षेत्र के आधार पर जीवन, संस्कृति, व्यवसाय, भावनाओं और सामाजिक व्यवहार का वर्गीकरण करना। प्राचीन तमिल ने अपने प्रदेश को 5 प्रमुख परिस्थितियों में विभाजित किया था। तो जो तमिल थे ना प्राचीन में, उन्होंने अपने प्रदेश को 5 प्रमुख परिस्थिति क्षेत्रों में परिवर्तन कर दिया था, जिन्हें तिन्ने कहा जाता था। तो आप समझ गए तिन्ने क्या है। अब आपको समझना है तिन्ने की अवधारणा का सविस्तार विवेचना कीजिए। तो हमें इसका क्या है, अवधारणा के बारे में बताना है कि इसकी अवधारणा कैसी है। तो यह अवधारणा क्या है, आधुनिक परिस्थिति के दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें मानव जीवन और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच में गहरे संबंध को दिखाया गया है। अब बात करते हैं तिन्ने की अवधारणा क्या है। तो इसमें संगम साहित्य के अनुसार तमिल प्रदेश 5 प्रमुख तिन्ने में डिवाइडेड था। तो ये 5 तिन्ने कौन से थे, ये बताए गए हैं। कुरिंजी जिसे पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं, मुल्ले जिसे चरागा क्षेत्र बोलते हैं, मरुत्तम जिसे नदी क्षेत्र बोलते हैं, नैताल को तटीय क्षेत्र, और पेल्ले ये क्या है, शुष्क क्षेत्र है। तो ये क्या है, तिन्ने की अवधारणा है, जिसमें 5 प्रमुख तिन्ने दिखाए गए हैं। तो प्रत्येक तिन्ने अपनी जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और व्यवसाय, देवता तथा सामाजिक व्यवहार के माने जाते थे। अगर बात करें इसमें तिन्ने की विशेषताएं क्या थी, तो प्रत्येक तिन्ने कुछ तत्वों का समावेश होता था, जैसे कि समय, मौसम, पशु पक्षी, वनस्पति और व्यवसाय, निवास स्थान, आजीविका, देवता, प्रेम और युद्ध से संबंधित व्यवहार आते थे। तो ये तिन्ने की विशेषताएं थी। तो इसमें एक एक करके हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तिन्ने का विवरण कैसे दोगे, सबसे पहले हमें देना है कुरंजी तिन्ने के बारे में। तो कुरंजी तिन्ने क्या है, इसमें क्षेत्र कैसा था, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र था। इनका व्यवसाय शिकार करना, संग्रहण करना, झूम कृषि था। देवता इनके मुरुगुन देवता थे। इनके प्रमुख फसलें चावल और बाजरा, काली मिर्च, वनस्पति बांस, कटहल थे। इनके जीव जंतु हाथी, बाघ और बंदर होते थे। तो सामाजिक पक्ष की बात करें तो कुरंजी तिन्ने में प्रेमी प्रेमिका के गुप्त मिलन का वर्णन किया जाता है। फिर दूसरा इसमें है मूल्य। तो मूल्य क्या होता है, वन एवं चरागाह क्षेत्र में रहते थे, पशुपालन करते थे, विष्णु इनके देवता थे, गाय, बैल, भेड़, बकरी इनके पशु थे। इनकी बस्तियां क्या थी, चरवाहा ग्राम इनके थे। तो यहाँ पति की यात्रा से लौटने की प्रतीक्षा करती पत्नी का चित्रण मिलता है, जिसे मूल्य बोलते हैं। फिर आता है मरुतम। मरुतम नदी घाटी और उपजाऊ कृषि भूमि क्षेत्र में मिलते थे। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। देवता इनके इंद्र थे। धान और अन्य कृषि उत्पाद ये की फसलें करते थे। इनकी बस्तियां थी जो कि गांव, जिन्हें उर बोला जाता था। तो यह तिन्ने कृषक जीवन, ग्राम समाज और पारिवारिक संबंधों का वितरण वो क्या है, प्रतिनिधित्व करता है, जिसे मरुतम बोला जाता है। अगला है नेताल। नेताल तिन्ने की बात करें तो ये समुद्र तट के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मछली पकड़ना और नमक का उत्पादन करना इनका व्यवसाय है। इनके देवता वरुण है। मछुआरे समुदाय के लोग रहते हैं। तटीय नगर और बंदरगाह ये बस्तियों में रहते हैं। यह समुद्री यात्राओं पर गए प्रेमी की अनुपस्थिति में प्रेमिका के विरह का वर्णन मिलता है, कि प्रेमिका अपने प्रेमी की वेट करती रहती है, जो वो मछली पकड़ने गया है, कि वो कब वापस लौटेगा। फिर आता है इसमें पल्ले तन्ने। तो पल्ले तिन्ने क्या होता है, यह शुष्क और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं, जो शिकार, लूटपाट और पशु चोरी करते हैं। इसमें कोरवई जो कि विजय की देवी है, वो इनके देवता है। कांटेदार झाड़ियाँ इनकी वनस्पति है। जो बाघ, भेड़िया, हाथी हैं, ये इनके जीव जंतु हैं। यहाँ पर प्रेमियों के वियोग तथा
युद्ध में विजय का वर्णन मिलता है। तो ये पल्ले है जो कि मध्य भारत में हमें या उत्तरी भारत में हमें देखने को मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 10, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। हमें इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं जिसमें से हमें 2 पर टिप्पणी करनी है, लेकिन हम 4 के 4 देखेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। सबसे पहले हमें करना है इतिहास के अध्ययन का भौगोलिक दृष्टिकोण बताइए। तो इसको मैं शॉर्ट में कराऊंगा क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, आपको कम वर्ड में करना है। तो इतिहास और भूगोल का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, उनकी नदियां, पर्वत, समुद्री तट और संचार मार्ग उसके इतिहास के निर्माण में और विकास को प्रभावित करते हैं। इसी कारण इतिहास के अध्ययन में भौगोलिक दृष्टिकोण का विशेष महत्व माना जाता है। तो इस पर क्या भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पड़ा, क्या प्राकृतिक मार्गों का प्रभाव पड़ा, क्या जलवायु और परिवर्तन का प्रभाव पड़ा, प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका क्या थी, ऐतिहासिक स्थलों की पहचान कैसे हुई, पारिस्थितिक दृष्टिकोण कैसे थे। तो ये इतिहास के अध्ययन में हमें भौगोलिक दृष्टिकोण को बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके भौगोलिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो भारत के उत्तर में हिमालय तथा 3 और समुद्र होने के कारण, तो भारत में क्या है, ऊपर हिमालय है, नीचे 3 और हमारे पास क्या समुद्र है। तो यहाँ की सभ्यता संस्कृति को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। फिर इसमें क्या है, प्राकृतिक मार्गों के बारे में बताते हैं कि जो प्राकृतिक खैबर, बोलन, गोमल जैसे दर्रों ने मध्य एशिया और भारत के बीच में संपर्क स्थापित किया। इन्हीं मार्गों से विभिन्न जातियां भारत में आई, भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। तो प्राकृतिक मार्गों का महत्व बहुत ज़्यादा है। फिर आता है इसमें जलवायु एवं पर्यावरण के प्रभाव क्या पड़े हैं। तो जलवायु परिवर्तन, वर्षा की मात्रा, नदियों का मार्ग परिवर्तन, मरुस्थलीकरण जैसी प्रक्रियाओं ने मानव बस्तियों और राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित किया है। फिर इसके प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका क्या है। जो खनिज है, वन है, उपजाऊ भूमि है, वो जल स्रोतों पर नियंत्रण की इच्छा ने अनेक राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को जन्म दिया है। फिर इसके ऐतिहासिक स्थलों की पहचान कैसे करेंगे। जो इतिहासकारों को प्राचीन नगरों, नदियों और पर्वतों की पहचान आधुनिक भूगोल के आधार पर करनी पड़ती थी। इसमें तक्षशिला, कौशाम्बी, राजगृह, पाटलिपुत्र जैसे स्थानों का अध्ययन इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि जो ऐतिहासिक स्थलों की पहचान करने के लिए। फिर इसमें कुछ हमारे क्या है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण भी है। जैसे क्या है कि इतिहासकारों को आधुनिक इतिहास लेखन में मानव, पर्यावरण, संसाधनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता था। इसे पारिस्थितिकी दृष्टिकोण कहा जाता था। इसके अनुसार क्या है, मानव संस्कृति, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों के बीच में संतुलन इतिहास की दिशा को निर्धारित करता है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो भौगोलिक दृष्टिकोण है इतिहास को समझने में एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे हमें प्राकृतिक परिस्थितियाँ और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को गहराई से जोड़ते हुए मिलते हैं। इसलिए इतिहास के समग्र अध्ययन के लिए हमें भौगोलिक कारकों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन। तो जब हमें क्या करेंगे, जो काले और लाल मिट्टी के बर्तन है वो भारतीय पुरातत्व में एक महत्वपूर्ण परंपरा माने जाते हैं। इसका नाम है ना विशिष्ट रंग संयोजन के कारण पड़ा है। ऐसे बर्तन उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दक्षिण हरियाणा, जो नॉर्दर्न सेक्टर है ना, नॉर्दर्न वेस्टर्न और नॉर्दर्न एरिया है, उससे मिलते ये पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इसमें प्राचीन समाज की सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जो बर्तन हैं उनके विशिष्ट लक्षण हैं। बर्तनों के अंदर के बाहर के जो अंदर के भाग है और बाहर के भाग है वो किनारे क्या है, लाल रंग के, और शेष बर्तन क्या थे, लाल रंग से चित्रित होते थे। किससे, लाल रंग, ये काले रंग से चित्रित होते थे, काला रंग आएगा। रंग का यह संयोजन बर्तनों को उल्टा करके तपा कर लगाया गया था। तो यह समायोजन कैसे किया गया था, बर्तनों को उल्टा करके। बर्तन अधिकतर क्या थे, चौक पर बनाए जाते थे। कुछ हाथ से बनाए हुए बर्तन भी मिलते हैं। महीन मिट्टी के बने इन बर्तनों की बनावट काफ़ी सुसंगठित और किनारे पतले हैं। काले एवं लाल जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के भी पाए गए हैं। इसमें कुछ वस्तुएं और मिली हैं जो कि पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर है, स्टीफ, सिगत स्टीफ, अफिक, इंद्रगोप की मूल भूख। तो इस प्रकार क्या है, हमें बहुत सारी वस्तुएं पत्थर से बनी हुई मिली हैं। पत्थर और धातु के कोई औजार नहीं मिले हैं, पत्थर के और धातु के औजार नहीं मिले हैं। जोधपुरा में हड्डी निकली और नुकीली कील मिली है। तो जोधपुर में हड्डी की नुकीली कील मिली है जिसे हथियार के रूप में बनाया गया है। नोह में क्या मिला है, आकृतिक रहित लोहे का टुकड़ा मिला है। पक्की मिट्टी का एक मनका और एक हड्डी की कील मिली है। तो
तो इस प्रकार ये हमें औजार देखने को मिले, या जो भी कुछ मान सकते हो, तो ये चीज़ें हुई। तो फिर इसके बाद क्या है, जो दोआब का क्षेत्र है, जो नोह है, उसमें काले और मिट्टी के बर्तनों के साथ सादा पृष्ठभाग है। हार के चित्रित काले और लाल मिट्टी के बर्तनों में स्पष्ट रूप से कोशिनी अवतल के किनारे देखने को मिले। बनावटें खुरदरी थी। जो स्वरूप विहीन किनारे हैं, जो अवतल भाग है, उसकी तस्तरियाँ दोआब के काले एवं लाल मिट्टी के बर्तनों में प्रचुर संख्या में है। रोटी के वाले प्याले, स्टैंडर्ड वाली तस्तरियाँ आहार और गिलुंड से प्राप्त हुई, पर दोआब क्षेत्र में प्राप्त नहीं हुई। तो ये हमें इस प्रकार क्या है, काले और लाल विभिन्न क्षेत्रों में ये जो आपकी मुद्राएं हैं या जो कलाकृतियाँ हैं वो देखने को मिली हैं। बहुत भिन्नताओं के साथ साथ काफ़ी बड़े क्षेत्रों में पाए गए हैं। तो ये जो कलाकृतियाँ हैं, उत्तर में रोपड़ से लेकर दक्षिण में आदि चलोलनूर, पश्चिम में आमर लाखबाल से लेकर पूर्व में पांडुर आजार डिब्बी तक प्राप्त हुए हैं। इसकी अवधि क्या थी, 2400 ईसा पूर्व से लेकर क्या है 1600 ईस्वी पूर्व से है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से मैच खाते हैं। तो हमने जो भी इसकी खासियत देखी वो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए जो भी अवशेष हैं उनसे ज्ञात हुई है। जो प्राप्त इससे वस्तुएं क्या है, पत्थर के और स्टीफ के टुकड़े हुए हैं, अफीक और इंद्रगोप के मनके हुए हैं, ताम्र की वस्तुएं और हड्डी की बनी कंगियां और किले मिली है, मिट्टी के मनके मिले हैं। तो क्षेत्रीय विविधताओं में हमें देखने को मिलता है कि जो आहड़ और गिलुंड है जो कि राजस्थान में है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, आहड़ क्षेत्र है, और कुछ विशेष प्रकार की तस्तरियाँ मिली हैं। इनके ऐतिहासिक महत्व बहुत है जो कि हमने इस क्वेश्चन में देखे हैं। अगला पार्ट हमारा आ गया है जैन के मूल सिद्धांत का, हमें इसमें चर्चा करनी है या विवरण करना है। तो जैन धर्म भारत में प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति करना। जैन सत्य, अहिंसा, संयम और तपस्या पर विशेष बल देता है। इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो इसमें सिद्धांतों की बात की गई है। तो इसके 5 सिद्धांत हैं हमारे, जिसमें हम बात करेंगे। जो कि पहला है त्रिरत्न, तो जिसमें कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आते हैं। फिर इसमें क्या है, 5 या 5 महाव्रत आते हैं कि 5 महाव्रत कौन से, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपिग्रह आते हैं। फिर 5 हमें क्या मिलते हैं, अणुव्रत मिलते हैं। फिर 3 गुणव्रत मिलते हैं कि 3 गुणव्रत कौन कौन से हैं। 4 शिक्षा व्रत मिलते हैं कि 4 शिक्षा व्रत हैं। फिर कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है। अतिथि सविभाग व्रत मिलता है। इसी के साथ क्या है, 5 महाव्रत मिलते हैं जो कि हमने ऊपर बता ही दिया था आपको। तो इस प्रकार ये हमारे क्या है, जैन धर्म के बारे में हम इसमें टिप्पणी करेंगे, चर्चा करेंगे, जो मूल सिद्धांत है उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम इसमें 5 अणुव्रत के बारे में कि 5 अणुव्रत होते क्या हैं। तो 5 अणुव्रत ग्रह सत्थों के लिए महाव्रतों का सरल रूप इसमें निर्धारित किया गया था, जिसे अणुव्रत बोलते हैं। तो क्या है, जो श्रावक थे उसके लिए क्या है, महाव्रतों का सरल रूप निर्धारित किया गया, जिसे अणुव्रत बोलते हैं। इसमें क्या है, क्या क्या आते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास अहिंसा अणुव्रत, फिर सत्य अणुव्रत, फिर अरहत्य अणुव्रत, फिर ब्रह्मचार्य अणुव्रत और परिग्रह अणुव्रत इसमें आते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर इसमें क्या देखने को मिलता है, आगे पंच अणुव्रत को देख लिया, जिसमें हमें जो जो अणुव्रत देखने को मिले उसके बारे में हमने बात की। फिर इसमें मिलते हैं 3 गुणव्रत। तो 3 गुणव्रत में क्या है, जो गृहस्थों को आत्म संयम के लिए 3 गुण व्रतों का भी पालन करना चाहिए। 3 कौन कौन से होते हैं, जिसमें दिग्विरति जो कि अपनी गतिविधियों की सीमाएं निर्धारित करता है। दूसरा है इसमें अनर्थ दंड विरति, ये क्या होता है, जो निरर्थक और हानिकारक कार्यों से बचने के लिए किया जाता है। फिर इसमें थर्ड है उपभोग और परिभोग परिणाम, तो उपभोग की वस्तुओं पर नियंत्रण रखना, ये इसमें बताया गया है। फिर 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या है, हमारे पास 4 शिक्षा व्रत बताए गए हैं। उसको अगर बात करें तो पहला है हमारा देश विरति, दूसरा है इसमें सामयिक व्रत, और तीसरा कौन सा है, पोषोदोषपास व्रत। फिर अति संभवित व्रत हमें इसमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे क्या है, 4 शिक्षा व्रत हैं जो कि हमने इसमें देखे हैं। फिर इसमें आएगा अगला कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी हमें देखने को मिला है। तो इसके बीच में एक और ऐड करना होगा, वो कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, जो कि जैन धर्म के अनुसार क्या है, प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। अच्छे कर्म पुण्य, बुरे कर्म पाप उत्पन्न करते हैं। कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलने पर आत्मा मोक्ष से प्राप्त होती है। ये इसमें कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है। अगला है इसमें 5 महाव्रत,
फिर इसमें अहिंसा महाव्रत भी देखने को मिलता है। तो इसमें हम देखेंगे इसका 5 महाव्रत कौन कौन से हैं। तो 5 महाव्रतों की बात करें तो जो जैन मुनियों के लिए अहिंसा व्रत की सर्वोपरि महत्व है। किसी भी प्रकार के जीवन में अहिंसा करना महापाप है। अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें ईर्ष्या समिति, ऐषणा समिति, भाषा समिति, फिर इसके बाद आदान सेना समिति, अगला है इसमें वयुत्सर्ग समिति, फिर असत्य त्याग महाव्रत। तो ये हमें इसमें देखने को मिले। तो ये इसमें क्या है, इस व्रत के लिए 5 भावनाएं हैं जो कि असत्य त्याग महाव्रत है। फिर इसमें क्या है, ये किसके लिए उपयोगी है, तो 5 भावनाएं हैं, अनुविम बासी, कोह परिजानती, लोभ परिजानती, भय परिजानती, हास परिजानती, असत्य महाव्रत इसमें देखने को मिला है। फिर इसके साथ क्या है, हमें क्या मिला है कि जो जो व्रत हैं जो हमें देखने को मिले पंच महाव्रत में, जो कि अहिंसा, सत्य, जैसे कि जैन साधुओं के लिए क्या है 5 महाव्रत अनिवार्य माने गए थे। इसको आप ऐसे तो याद कर नहीं पाओगे, जैसे कि इसमें दिया गया है, ये नाम दिया गया है, तो इसको आप ऐसे याद नहीं कर पाओगे। तो इसको आप कैसे करोगे, 5 महाव्रत है तो 5 महाव्रत की एक हेडिंग लिखना। जैन साधुओं के लिए 5 महाव्रत अनिवार्य हैं, जिसमें सबसे पहला है अहिंसा महाव्रत, जिसमें किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से कष्ट न पहुँचाना। फिर दूसरा आता है इसमें सत्य, जो कि सदैव सत्य बोलना है। फिर दोबारा इसमें आता है असत्य, चोरी न करना, बिना अनुमति किसी वस्तु को ग्रहण न करना। फिर आता है इसमें ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर हमें पूर्ण नियंत्रण रखना है। फिर आता है अगला अपरिग्रह, जो धन संपत्ति सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग करता है। तो ये हमारे 5 महाव्रत है, बस इतना ही इसको एक्सप्लेन करना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि हमने एक एक करके इसको एक्सप्लेन किया, देखा है। इसमें एक और ऐड कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो सायद्वावाद ऐड कर सकते हो, जो कि अनेकांतवाद का व्यवहारिक रूप है सायद्वावाद। तो अगला है इसमें लास्ट पार्ट देखेंगे इसका मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, ऊपर से इसको बताऊंगा कि इसका हेडिंग क्या होगी और इसका परिचय कैसे दोगे। तो मौर्य समाज प्राचीन भारत का प्रथम विशाल और संगठित साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग कब की थी, 322 ईसा पूर्व की थी। इस साम्राज्य ने भारत उपमहाद्वीप के बड़े भाग को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया था। तो भारत का एक बड़ा भूभाग उसको एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकजुट किया था। मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष अशोक के शासन में हुआ, जब इसका विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन तक तथा पश्चिम में अफगान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैल गया था। जो मौर्य साम्राज्य था वो उसका चरम पर कब था, अशोक के शासनकाल में था, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक था और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक ये फैला हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य की कुछ न कुछ विशेषताएं थी। तो इसमें क्या थे, क्या क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, विशाल साम्राज्य था, सुदृढ़ हमारा क्या था इसमें प्रशासन था, सैन्य शक्ति थी, अशोक और धम्म नीति थी। अशोक और धम्म नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कैसे करोगे, जो कलिंग युद्ध के बाद क्या है, अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उसे धम्म के माध्यम से नैतिकता, अहिंसा, सहिष्णुता और जन कल्याण का संदेश दिया। उसके शिलालेख और शतम लेख शासन की नीतियों की जानकारी दी। तो साम्राज्य की अवधारणा और मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका साम्राज्य की अवधारणा क्या थी और मौर्य कैसे थे। तो इसका क्षेत्रफल अत्यंत व्यापक था, शासन का नियंत्रण केंद्र से संचालित होता था, विभिन्न क्षेत्रों को एक राजनीतिक ढांचे में संगठित किया गया था, राजतंत्र की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। तो ये साम्राज्य की अवधारणा और मौर्य के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो ये मौर्य साम्राज्य के बारे में कंप्लीट जानकारी थी। तो संस्कृत साहित्य में सम्राट को चक्रवर्ती कहा गया, समस्त दिशाओं में अपने प्रभाव को स्थापित करने वाला शासक होता है। अशोक को इस आदर्श के सबसे निकट माना गया है। तो ये हमारे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार इसका सेकंड गेस्ट पेपर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, जो कि हमने इसको कंप्लीट सॉल्यूशन को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको इसमें क्या कमी लगी, आपको और किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए और आपको इस सब्जेक्ट की और वीडियो चाहिए तो आप ये बता सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम इसका गैस पेपर लेके आने वाले हैं, जो कि इसका 3rd गैस पेपर होगा। फिर उसके कुछ देर बाद इसका क्या लेके आएंगे, हम 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। अगर आप ये 4 वीडियो कर लेते हैं तो आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 90% प्लस मार्क्स इसमें प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि ये वीडियो जो मैं करवा रहा हूँ ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है।
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लें, जिससे आप ग्रुप में एक्टिव रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी स्टडी मटेरियल लेने के लिए, जो कि आपको मैंने वीडियो स्टार्टिंग में नंबर दिया था 9467408887, जो कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप कोई भी स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।